Last topic of your fifth chapter, that is craft and industry, that is progress of industries. Okay, now how the progress of industries will develop in India. So the industrial development in India was very slow and erratic during the British rule. Erratic means आपका जो डेवलपमेंट था इंडस्ट्रीज के एरियाज़ का बहुत स्लो था इंडिया में. No steps were taken by the government to protect the nascent Indian industries. और कोई भी स्टेप नहीं लिया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू कि इस इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ किया जाए. A policy of free trade was followed and import duties levied on the foreign goods was very low. और जो फ्री ट्रेड की पॉलिसीज़ थी मीन्स आपको कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती थी क्योंकि इंडियंस वालों को अपने इंडस्ट्रीज़ को ब्लो कर दिया था. सो ये जो फॉरेन ड्यूटीज़ थी वो भी बहुत लो थी. दस द इंडिजियस गुड्स हैड टू फेस अ स्टिफ मार्केट, बहुत टफ मार्केट कॉम्पिटिशन उनको करना पड़ा था इंडियंस को फ्रॉम द मशीन मेड्स फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स. इंडियंस के लेबर्स इंटेंसिव मशीनरीज थी तो उनको जो बहुत ही टफ मार्केट करना पड़ा था एज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. It was only that during the period of First World War, the reason that when the British industries were busy meeting the demands of the military, that industries in India received major orders both from the domestic and export markets. और यही एक रीज़न था कि ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की थी मिलिट्री को प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए एज़ कम्पेयर फ्रॉम द इंडियंस. Now most of the industries in Indians were owned by the Britishers. और बहुत सारे इंडियंस की जो कंपनीज थी वो तो ब्रिटिशर्स ने ओन कर रखी थी क्योंकि इंडियंस के अमाउंट पैसे नहीं होते थे to utilize huge profit on their land. There was also no efforts to develop the industries in India in a uniform and sustained manner. While sporadic progress was witnessed in some areas, other regions remained largely backward. कोई भी यूनिफॉर्मिलिटी नहीं थी किसी एरिया में आपको डेवलप करना है इंडस्ट्रीज़, किस एरिया में किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना है, जिसके कारण आपका अभी भी कुछ एरियाज़ कुछ रीजन्स इंडिया के क्या थे, बैकवर्ड एरियाज़ में ही रह गए थे, बैकवर्ड डेवलप्ड एरिया थे. नेक्स्टली दादा भाई नौरोजी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया. Wrote one book that is Poverty and Un-British Rule in India. That throughout, this is very famous book and this is GK question also, who wrote Poverty and Un-British Rule in India, that is दादा भाई नौरोजी, in which ब्रिटिश के रूल्स के बारे में बताया गया था. देयर कंटिन्यूसली ड्रेन ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडियंस, कैसे वो अपने ब्रिटिशर्स इंडियंस की वेल्थ को पूरा अपनी तरफ कर लिया था. This drain of wealth took many forms. One of them was being the profit earned by the British-owned industries in India. सबसे बड़ा तो वेल्थ ब्रिटिशर्स का यही था कि जो भी फैक्ट्रीज वो सेट करते थे इंडियंस इंडिया में, उसका ह्यूज प्रॉफिट ब्रिटिशर्स के पास जाता था. ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा बिफोर द नेशनलिटीज. 20th सेंचुरी तक ये हालत आ गई थी कि सबसे मेन एजेंडा आपके लीडर्स के पास क्या हो गया था, हाउ दिस इंडस्ट्रीज कैन बी वर्क. Now the main nationalist leaders who popularized of cotton produce in India, Mahatma Gandhi in a particular asked the people to boycott British cloths and use the hand wool cloth instead of using the Britishers' cloths. This was an attempt to receive the dying textile industry in India. During the course of national movement also, the British were forced to give some protection to the Indian industries, but after becoming independent, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. लेकिन जैसे ही ब्रिटिश में वॉर किया गया वैसे ही आपके ब्रिटिशर्स से अपने इंडियंस वालों ने सबसे फर्स्ट थिंग यही थी कि अब आपके क्लॉथ्स को बाइकआउट किया जाए. महात्मा गांधी ने कहा था और अब हम सिर्फ और सिर्फ इंडियंस क्लॉथ ही परचेज़ करेंगे, मशीन मेड्स क्लॉथ परचेज़ नहीं करेंगे. सो बाय दिस जमशेदजी टाटा विल सेट अप देयर मोस्ट trading cloth companies, and Dadabhai Naoroji will take the most sufficient roles to increase the industries in India. By this chapter gets